आज जो हमने डिस्कस करना है इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को। तो इससे पहले जो हमने क्लासिकल मेथड को डिस्कस किया है, उनमें हमने डिस्कस किया था डंक-कार्ले मेथड को। उसके बाद रेलीज मेथड, होल्जर मेथड, मैट्रिक्स इटरेशन मेथड। ये जो 4 मेथड है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पांचवा जो हमारे पास मेथड है वो स्टोडोला मेथड है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है। ठीक है। तो अगर मैं रिकॉल करूं लास्ट जो लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। वो प्रॉब्लम था वो रिलेटेड किससे था, जो हमने मेथड स्टडी किया था मैट्रिक्स इटरेशन मेथड का। और मैट्रिक्स इटरेशन मेथड में हमने प्रॉब्लम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का हमने ना सॉल्व किया था। और जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप को कैलकुलेट किया था। किस तरीके से कैलकुलेट किया था, बाय यूजिंग आइगन सोल्यूशन फार्मूला। जो ये हमारे पास फार्मूला था, इसको यूज़ करते हुए हमने ना क्या किया था, फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया था, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को कैलकुलेट किया था। इस इस फार्मूले को हमने किस तरीके से यूज किया था, हमने हमारे पास क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था, वहाँ से हमने हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गई थी। एक मास मैट्रिक्स आ गई थी और दूसरी स्टिफनेस। तो उससे हमने डायनामिक मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया था, क्योंकि डायनामिक मैट्रिक्स डिपेंड करती है मास और स्टिफनेस के ऊपर। ठीक है, उन मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमने एज्यूम किया था मोड शेप को, वो यूनिट था। ठीक है, 1 1 था। फिर वहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई थी। आइगन वैल्यू से हमारे पास ओमेगा 1 यानी कि फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई थी। तो आज जब फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई थी, हमने सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया था, वो बाय यूजिंग डिफ्लेटेड फार्मूला, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन में हमने जो नॉर्मल मोड था या मोड शेप थी, उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया था बाय बाय मास। ठीक है। तो ये था हमने जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है। तो इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट होता क्या है, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट बेसिकली जब हम एक किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो इन्फ्लुएंस होता है इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। ठीक है। और इन्फ्लुएंस जो कोएफिशिएंट होता है वो हम यूज़ करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड में यूज़ करते हैं, लॉम मास मॉडल वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो 3 टाइप्स हैं। 3 कौन सी टाइप्स हैं, एक तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है। और सेकंड टाइप हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। और जो थर्ड और लास्ट है वो इनर्शिया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है। ठीक है। हमने वन बाय वन इन 3 जो टाइप्स है इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट की, इसको डिस्कस करना है। अच्छा, तो जो हमारे पास स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है, स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट जो एसोसिएटेड विद स्टिफनेस, मीन जो डिपेंड करते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। और जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट होते हैं वो बेसिकली इन्वर्स ऑफ स्टिफनेस होते हैं। ठीक है। और तो इन्वर्स ऑफ स्टिफनेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। और जो लास्ट हमारे पास टाइप है वो इनर्शिया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है। जो इनर्शिया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है वो डिपेंड करता है मास मैट्रिक्स के ऊपर। इनर्शिया मीन इनर्शिया से आप ये ज़ाहिर होता है कि ये मास मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ, जो है स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। हमने तो डेफिनेशन ऑलरेडी कर ली कि स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट जो होते हैं वो एसोसिएटेड विद स्टिफनेस होते हैं। तो अब इसकी जो अल्टरनेट डेफिनेशन है, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, के सब आई जे से। ठीक है, स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट मीन, दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसकी मैं डेफिनेशन करूं,
तो क्या होगा कि एक जब फोर्स किसी एक पॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट जो दूसरे पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस। मीन एक पॉइंट कौन सा है, आई पॉइंट है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है जे पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और बाकी जो अदर पॉइंट्स हैं, मीन के एल एम एन अप टू एन, मीन जितने भी पॉइंट्स हैं बाकी पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। और स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को अगर मैं एक सिस्टम है उसमें जाहिर करूं, किस तरीके से जाहिर करूंगा, एक सिस्टम है और वो n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है, और इसके ऊपर हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं F1 F2 Fi J अप टू n फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट 1 के ऊपर x1 है और x अप 2 है, x अप I है, x अप j अप टू x अप n है, ठीक है। तो जब ये इस सिस्टम के ऊपर हम फोर्सेस एंड फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो इस जो ये जो फोर्सेस है, अगर मैं कहूँ कि इन फोर्सेस का सम अप करूँ, तो फोर्सेस का सम अप किस तरीके से करूँगा। हमें पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होती है, स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, बेसिकली एफ के एक्स होती है। ये ऑलरेडी हम इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसको स्टडी कर चुके हैं। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस हों, जब उन फोर्सेस का सम अप करूंगा तो वो उसको समेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा, समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मीन j इज इक्वल टू 1 अप टू n, और k सब आई जे और x सब आई जे, ठीक है, और i की वैल्यू वेरी करती है 1 2 अप टू n। तो जब हम मैं समेशन, बेसिकली आपने इस फार्मूला को अपने माइंड में रखना है, ठीक है, और फिर जब नंबर ऑफ फोर्सेस को आप सम अप करेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। और ये तो समेशन की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको मैं अगर इस फार्मूला को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो वो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, F इज इक्वल टू के मैट्रिक्स और x बेसिकली आपके पास क्या वेक्टर है, F भी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं, और जो k है वो मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिखेंगे फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं k सब 1 1, k सब 1 2 अप टू k सब 1 n, k सब 2 1, k सब 2 2, k सब 2 n, और k सब n 1, k सब n 2 अप टू k सब n n। ये बेसिकली क्या, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, ठीक है, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो और ये जो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हमने स्टडी किया है, और इस तरह की जो मैट्रिसेस हैं इसको भी हमने कितने जो प्रॉब्लम जो प्रीवियस क्लासेस में हमने किए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम, जिस पे हम फाइंड करेंगे स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। हमारे पास सिस्टम क्या है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है, और इसका जो 3 मासेस है M1 M2 और M3, और मास 1 को हम कनेक्टेड किया है किसको, स्टिफनेस 1 K1 K2 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मीन टोटल जो स्टिफनेस होंगी K1 K2 और K3 होंगी, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन तीनों मासेस का x1 x2 और x3 है, ठीक है। तो तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या फाइंड करना है, स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। और ये जो स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जस्ट उसको रिकॉल करेंगे ताकि हम जब फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट स्टडी करें तो इसको बेस बना के तो वो हमें अच्छे तरीके से, ताकि हमें उसका पता चल सके, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, इवन दो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है मैनी टाइम। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो मास है M1 या 0.1 है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे मासेस हैं, जब हम मास 1 को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये कंसीडर किया कि इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी डिस्प्लेसमेंट जो है मास सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर, वो जीरो है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि अभी हम मास 1 को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं मास 1 के केस में इक्वेशन लिखूंगा,
ठीक है, या जो स्टीफनेस मैट्रिक्स लिखूंगा किस तरीके से लिखूंगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, मास m सब 1 है, तो क्योंकि ये कनेक्टेड है k1 और k2 के साथ डायरेक्टली, तो इसलिए k1 प्लस k2 आ जाएगा, ठीक है, मीन जिसको हम कहते हैं k सब 1 1। और ये जो k सब 1 1 होगा तो वो हमारे पास क्या होगा इस प्रॉब्लम में, वो हमारे पास क्या होगा k1 प्लस k2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो k1 का दूसरा एंड है ये तो ग्राउंडेड है, मीन कि ये फिक्स्ड है, इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, और दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है m2 के साथ, उसको हम नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि हम बेसिकली कंसीडर m सब 1 को कर रहे हैं, तो बाकी जो एंड है जो दूसरे मासिस के साथ उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए माइनस k2 होगा। तो ये जो हमारे माइनस k2 है वो क्या होगा एलिमेंट फॉर k सब 1 2 के लिए होगा, ठीक है, k2, और ये हमारे पास थर्ड जीरो होगा क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है और इस पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम मास सेकंड को लेंगे, मीन सेकंड के ऊपर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, मीन x2 इज इक्वल टू 1, और फिर हमारे पास क्या होगा x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और x3 भी 0 होगा। तो जब हम सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट है और बाकी जो हमारे पास मास 1 और मास 3 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो हमारे पास जो सेकंड के लिए इक्वेशन आएगी मास सेकंड के लिए वो ये आएगी किस तरीके से, क्योंकि मास सेकंड जो है वो कनेक्टेड है k2 और k3 मैट्रिक्स एलिमेंट के साथ, ठीक है, स्प्रिंग एलिमेंट के साथ, तो k2 प्लस k3 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो मास सेकंड है वो k2 और k3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए k2 प्लस k3 आ गया। तो अब जो जो स्प्रिंग k2 है इसका दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है मास n1, उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है, माइनस k2। इसी तरह से जो k3 है उसका दूसरा एंड मास 3 के साथ कनेक्टेड है, उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। फिर जब हम डिस्प्लेसमेंट मास थर्ड के ऊपर लेंगे तो इसका मतलब है कि मास फर्स्ट और मास सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब थर्ड के ऊपर लेंगे तो थर्ड जो मास है वो कनेक्टेड है स्प्रिंग जो है के जिसकी स्टिफनेस k3 है उसके साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए वो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, और जो दूसरा उसका एंड है वो कनेक्टेड है m2 के साथ, उसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन m3 के साथ नहीं है, इसलिए उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो बाकी m1 के केस में तो जीरो होगा क्योंकि वो इनडायरेक्टली भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स इसको कहते हैं स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जब आप एक मास या एक पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो बाकी जो पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप जीरो कंसीडर करेंगे, तो तब आपके पास जो इक्वेशन आएगी स्टिफनेस मैट्रिक्स की जो फॉर्म आएगी ये वाली, ठीक है, और जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको आप कह सकते हैं उसको कि स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। तो जो हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है। किस तरीके से, पहले तो हम इसको डिनोट करते हैं के सब आई जे ए सब आई जे से, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो किस तरीके से करूंगा कि एक डिफ्लेक्शन है पॉइंट आई के ऊपर, ठीक है, और ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट जे, ठीक है, मीन एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है या लोड, उसकी वजह से दूसरे पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो क्योंकि फोर्स एक पॉइंट के ऊपर लग रही है डिफ्लेक्शन दूसरे पॉइंट के ऊपर हो रही है, तो हमने डिफ्लेक्शन को कंसीडर करना है या डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना है यहाँ पे। ये नहीं होगा कि मास सेकंड या मास थर्ड के केस में डिफ्लेक्शन नहीं होगी, डिफ्लेक्शन होगी लेकिन फोर्सेस जीरो होंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट और फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रही है पॉइंट्स के ऊपर, तो वो जो डिफ्लेक्शन सारे पॉइंट के ऊपर हम कंसीडर करेंगे, लेकिन फोर्स एक पॉइंट के ऊपर लग रही है तो बाकी पॉइंट के ऊपर फोर्स जो हम जीरो कंसीडर करेंगे।
तो अगर मैं कहूँ कि जो डिफ्लेक्शन है या जो डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली समेशन है किसका, जो तमाम फोर्सेस लग रही हैं, और ये सब आई जे बेसिकली क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको जब समेशन की फॉर्म में तो इस तरीके से आ जाएगा, जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स और f ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, और x और f, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं। तो इस ए को मैट्रिक्स की फॉर्म में जब इसको खोल के लिखूंगा तो किस तरीके से इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जिस तरीके से हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे थे सेम इसी तरीके से, जस्ट जो चेंजिंग होगी वो डिनोशन जो हम इसको डिनोट किया है ए से उसमें चेंजिंग होगी, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अगर मैं इस फार्मूले को लेता हूँ, ठीक है, इस फार्मूले को, तो जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इस फार्मूले में, तो हमने कहा था कि जो स्टिफनेस फोर्स है वो बेसिकली क्या है, के मैट्रिक्स और एक्स वेक्टर जो है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट है। तो इसकी जगह पे, फोर्स की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो बाकी हमारे पास, क्योंकि ये और ये सेम है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और के मैट्रिक्स, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बाई या यूनिटी के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स है इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ के। ए क्या है, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है, वो बेसिकली क्या है कि इनवर्स ऑफ के मैट्रिक्स है, इनवर्स या इनवर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है वो इनवर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरा, अगर डिफ्लेक्शन आई पॉइंट के ऊपर है तो जो ड्यू टू जो लोड अप्लाई कर रहे हैं अगर जे पॉइंट के ऊपर, तो डिफ्लेक्शन आई पॉइंट के ऊपर होगी। तो अगर हम लोड आई पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जे पॉइंट के ऊपर होगी, ठीक है, वाइस वर्सा इसी तरीके से। अब इसकी हम एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि हमें, जो हमने अभी फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को स्टडी किया है, ताकि इसको हम एक प्रॉब्लम में देखें कि किस तरीके से हम इसको, इसकी जो मैट्रिसेस हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, यहाँ पे आप हम कंसीडर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के केस में, तो किस तरीके से हम ये मैट्रिसेस की फॉर्म हम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करें, हम फाइंड करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, और हमारे पास जो सिस्टम है वो ये सिस्टम है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, जिस तरीके से हमने स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसीडर किया था। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमारे पास मास m1 है, इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि एक यूनिट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो डिफ्लेक्शन किसके बराबर है, जो डिफ्लेक्शन x सब 1 है वो इक्वल टू a सब 1 है, जो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट का या a मैट्रिक्स का, तो इसके बराबर है। किस तरीके से, अगर सपोज इस फार्मूले को मैं देखूं तो अगर फोर्स यूनिट होगी तो x बराबर होगा a के, ठीक है। तो हमारे पास, हमें पता है कि जो पहला हमारे पास एलिमेंट है A11 है, हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर A21 को, तो A31 को कैलकुलेट करेंगे, फिर A12 को, A22 को, A32 को, इस तरीके से, ठीक है। तो अब बाकी जो हमारे पास मासेस है उसके ऊपर हम फोर्स जो कंसिडर करेंगे वो 0 होगा, जस्ट यूनिट फोर्स होगी मास 1 के ऊपर, क्योंकि अभी हम मास 1 को कंसीडर करेंगे, और इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रही है A11 हो रही है, इस पे, इसके ऊपर जो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो डेफिनेशन का, जो हमने डेफिनेशन की थी वो अप्लाई हो रही है, क्या कि जो एक यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मास के ऊपर, और उस पर जो डिफ्लेक्शन हो रही है मास 1 में ये डिफ्लेक्शन हो रही है, मास सेकंड के केस में A21 डिफ्लेक्शन हो रही है, और मास थर्ड के केस में A31 डिफ्लेक्शन हो रही है,
और जो फोर्सेस हैं जस्ट यूनिट फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं A1 मास m⁻1 के ऊपर, ठीक है। m⁻2 के ऊपर हम जो फोर्सेस है वो 0 है और m⁻3 के ऊपर भी 0 है, f⁻3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसकी जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करते रहे उसको बेस बना के तो हम इसके जो एलिमेंट हैं, जो ए मैट्रिक्स है या फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है जिसको हम ए मैट्रिक्स से भी जाहिर करते हैं, उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो स्टार्टअप करते हैं मास 1 से, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर यूनिट फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अब इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्टली जो कनेक्टेड है स्टीफनेस K1 और K2 इसके साथ डायरेक्टली मास 1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट था जो फर्स्ट केस था उसमें तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो यूनिट था, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। यहाँ तो A11 है इसलिए K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा A11 से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये स्टीफनेस जो स्प्रिंग है जिसकी स्टीफनेस K1 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है M1 के साथ, ठीक है। और फिर जो हमारे पास K2 है वो भी मल्टीप्लाई होगा A⁻1 से, ठीक है। और क्योंकि इसका जो दूसरा एंड वो तो ग्राउंडेड है वो 0 कंसिडर होगा, इसका जो दूसरा एंड है वो मास 2 के साथ कनेक्टेड होगा, तो उसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे और K2 और A2 1 होगा, ठीक है। और 1 क्या है, 1 जो यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, जिस तरीके इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पहले मास मैट्रिक्स इनिशियल फोर्स ले रहे थे प्लस स्टिफनेस फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स थी, तो अगर फोर्स वाइब्रेशन थी तो इज इक्वल टू एफ लिखते थे, अगर नहीं थी तो उसको हम 0 कंसिडर कर रहे थे। यहाँ जो यूनिट फोर्स है इसलिए इसको 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब इस मास के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हो रही है तो उसको लेंगे, उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, क्योंकि इसके साथ जो डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो स्प्रिंग K2 और K3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, K2 A21 आ जाएगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका जो दूसरा एंड तो इसके साथ कनेक्टेड है वो माइनस में चला जाएगा K2 A11, ठीक है। फिर जो K3 डायरेक्टली कनेक्टेड है मास M2 के साथ, तो K3 A21, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A21 के साथ। फिर इसका जो दूसरा एंड है वो M3 के साथ, वो इसका डायरेक्टली इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसको माइनस में हम लेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स 0 है, ठीक है। अब हम मास 3 को कंसिडर कर रहे हैं, इस पे जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो उसको लेते हैं किस तरीके से, मास M3 जो कनेक्टेड है वो स्टीफनेस K3 के साथ कनेक्टेड है, K3 A31, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ गए क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है M2 के साथ, K3 A21, लेकिन माइनस में क्योंकि डायरेक्टली, क्योंकि हम मास 3 को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि इसका जो दूसरा एंड है वो M2 के साथ कनेक्टेड है उसको हम माइनस में ले लेंगे और फोर्स इसके ऊपर जो 0 अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास 3 इक्वेशनें आ गई हैं, ठीक है। इन 3 इक्वेशनों से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, A11 A21 A31, क्योंकि 3 मासेस हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, अब अगर सपोज इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास A31 इज इक्वल टू A21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं अगर इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, इसमें पुट करता हूँ तो और ये हमारे पास जब उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये और ये एलिमेंट्स और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वेशन बचेगी। इससे में जो हमारे पास इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट A21 है उसकी वैल्यू आ जाएगी A21 इक्वल टू A11, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी।
अब जो A21 है इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं इस इक्वेशन में, यहाँ पे A21, क्यों A21 क्या है, A11 है, इज इक्वल टू A11, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे A21 की जगह पे A21 इज इक्वल टू A11 है, तो A11 मेंशन किया तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, A11 की वैल्यू आ सकती है। A11 की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1/K1, स्टीफनेस K1, ठीक है। जब हमारे पास A सब 11 की वैल्यू 1/K1 है, तो इसका मतलब है A21 की भी यही वैल्यू होगी, ठीक है। A21 की वैल्यू क्या है, 1/K1, ठीक है। अब जब A21 की वैल्यू है हमारे पास आ गई, तो A21 से हम A31 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A31 क्योंकि बराबर है A21 के, तो A21 की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है। तो इससे हम ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स के, जो ए मैट्रिक्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट है, तो इसके ये तीन एलिमेंट्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, जब हम फोर्स यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे मास 1 के ऊपर, जब हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे मास 2 के ऊपर, तो हम कौन से एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम इन एलिमेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, ए सब 1 2, ए सब 2 2, ए सब 3 2, ठीक है, क्योंकि तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, मास 2 के ऊपर। तो मास 2 के ऊपर हम फोर्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यूनिट फोर्स, ये उसकी वैल्यू क्या है, एफ सब 2 इज इक्वल टू 1, कि यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मास 2 के ऊपर, और जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो हमारे पास क्या होगी, एक्स सब 2 इज इक्वल टू A22, तो एक्स सब 1 इज इक्वल टू A12, और एक्स सब 3 इज इक्वल टू A32, ठीक है। तो बाकी जो फोर्सेस है ए मास 1 के ऊपर और मास 3 के ऊपर, वो हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो जब हम फोर्स अप्लाई की मास 2 के ऊपर और डिफ्लेक्शन हम इन तीनों मासेस के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास ये तीन मजीद इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। किस तरीके से, अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने यूनिट फोर्स अप्लाई की हुई है, ठीक है, तो इस मास के साथ जो कनेक्टेड है, जो स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस K2 और K3 है, ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पहले मैं लेता हूँ K2 को, K2 A2 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये फॉर्म आ गई। फिर माइनस, क्योंकि इसका दूसरा एंड है वो M1 के साथ कनेक्टेड है, K2 A12, और ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो K3 भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो पॉजिटिव में आएगा, K3 A22, ठीक है। और माइनस में, क्योंकि इसका दूसरा एंड है वो M3 के साथ है, वो माइनस में आएगा, और A32, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इसलिए आएगा क्योंकि हम यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस मास के ऊपर, ठीक है। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। फिर हम इसको कंसिडर करते हैं, इस मास 1 को, इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो कौन सी है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है K1 और K2। K1 को पहले लेते हैं, K1 A12 पॉजिटिव में आएगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर K2 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, K2 A12 पॉजिटिव में आएगा। K2 का जो दूसरा एंड है वो मास M2 के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो माइनस में आएगा, और K2 A22 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे फोर्स 0 है, ठीक है। और अब मास 3 को हम कंसिडर, इसको कनेक्टेड है, ठीक है, जो स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस K3 है, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है K3 और K3 A32 आएगा, ये पॉजिटिव में। इसका जो दूसरा एंड है वो M2 के साथ कनेक्टेड है, उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। K3 आएगा कि हम फोर्स यहाँ 0 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये एलिमेंट्स जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ये वाले ये फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, हमारे पास A32 की वैल्यू आ जाएगी, A32 इज इक्वल टू A22,
हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यों A32 की जगह पे हम A22 मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब मेंशन करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, ये वाली टर्म आ गई, ये इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हम ये मेंशन कर सकते हैं के टू ए टू। जब यहाँ पे आप पुट करोगे या इस टर्म में, ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, इस टर्म में जब आपने ये पुट किया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बाकी आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आप A12 की वैल्यू आ जाएगी, A12 इजकल टू 1/K1 के सब 1, ठीक है। ये हमारे पास A12 की फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आपके पास A12 की वैल्यू है तो आप 12 की आपके पास वैल्यू है तो A22 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो A22 की क्या वैल्यू आएगी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे A22 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/K1 K सब 1 प्लस 1/K सब 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आपके पास A22 की वैल्यू आ जाएगी तो आप A32 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि A32 किसके बराबर है, A22 की। आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो आपके पास A32 की वैल्यू भी आ जाएगी। उसकी वैल्यू क्या है, 1/K सब 1 प्लस 1/K सब 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जब आपने मास सेकंड के ऊपर यूनिट फोर्स अप्लाई किया तो आपके पास ये 3 एलिमेंट्स की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास अभी तक इन 3 एलिमेंट्स और इन 3 एलिमेंट्स की वैल्यूज आ गई हैं। बाकी आपके पास क्या बचा, जो थर्ड मास थर्ड के लिए क्या आएगा, A13 A23 और A33, उसकी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। क्यों, किस तरीके से, आपने अब यूनिट फोर्स अप्लाई करनी है मास थर्ड के ऊपर। जब आप यूनिट फोर्स मास थर्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बाकी जो दो मासेस के ऊपर यूनिट फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो होंगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने उनको कैलकुलेट कर चुके हैं। उनसे आपने जो एलिमेंट्स फाइंड करने थे उसकी वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब लास्ट जो आपके पास मास है उसके ऊपर आप यूनिट फोर्स अप्लाई करके जो इसके जो 3 एलिमेंट्स रहते हैं उसकी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जब आप इसके ऊपर यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगा मास थर्ड के लिए, सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या होगा, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू ए सब 1/3, एक्स ऑफ 2 के लिए क्या होगा, ए सब 2/3, और एक्स ऑफ 3 के लिए क्या होगा, ए सब 3/3, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं कि यूनिट फोर्स अप्लाई हो रही है मास थर्ड के ऊपर, तो डिफ्लेक्शन फाउंड आउट करते हैं मास थर्ड के ऊपर, सेकंड के ऊपर और फर्स्ट के ऊपर। तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है किसके ऊपर, फोर्स अप्लाई हो रही है यूनिट फोर्स मास थर्ड के ऊपर, और इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास इस मास ये थर्ड जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, स्प्रिंग इसके साथ जिसकी स्टीफनेस K3 है। तो K3 ए सब 3/3 आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्शन है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो मास सेकंड के साथ कनेक्टेड है, उसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है M3 के साथ, इसलिए उसको नेगेटिव लेते हैं, और K सब 3 और A सब 2 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इस इक्वेशन से
इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई फर्स्ट, जब आप मास थर्ड के ऊपर यूनिट फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपने मास सेकंड को लेना है। मास सेकंड के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि मास सेकंड डायरेक्टली कनेक्टेड है K2 और K3 के साथ, पहले K2 को लेते हैं। K2 का ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है M2 के साथ। K2 A सब 2 3 पॉजिटिव, दूसरा एन M1 के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव में आएगा, और K2 A सब 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब K सब 3 लेते हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है M2 के साथ। K सब 3 और A सब 2 3, ठीक है, पॉजिटिव में। माइनस माइनस इसलिए आएगा कि इसका जो दूसरा एंड है M3 के साथ कनेक्टेड है। K सब 3 और A सब 3 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स यहाँ पे 0 अप्लाई हो रही है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में चलें, ये सेकंड आ गई, थर्ड इक्वेशन की भी आप फाइंड आउट कर लें। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, जब आप इस मास के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हो रही है उसको कंसिडर करेंगे। क्या डिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि ये मास डायरेक्टली कनेक्टेड है K1 और K2 के साथ, ठीक है। K1 A सब 1 3, ठीक है, पॉजिटिव, दूसरा एंड तो 0 हो जाएगा। K2 A सब 1 3 पॉजिटिव, और इसका जो दूसरा एंड है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो M2 के साथ कनेक्टेड है। माइनस K2 A सब 2 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स 0 है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को आपने पुट अप करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आप पुट अप करोगे K सब 3 और A सब 3 की जगह पे आप ये वैल्यूज पुट अप करोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती हैं, बाकी आपके पास क्या बचेगा, जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में पुट अप करोगे। इस इक्वेशन में जब आप पुट अप करोगे तो आपके पास क्या आएगी, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, और K2 A सब 2 3 की जगह पे K2 A सब 1 3, क्योंकि माइनस है, और -1 ये भी माइनस में आ जाएगा, और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास A सब 1 3 की वैल्यू आ जाएगी। A सब 1 3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/K सब 1 आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक एलिमेंट की वैल्यू आ गई है। जब एक एलिमेंट की वैल्यू आ गई है तो दूसरे एलिमेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, अब जब इस एलिमेंट की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास A सब 2 3 की वैल्यू आ जाएगी। A सब 2 3 की वैल्यू किस तरीके से आएगी, जब आप पुट अप करोगे A सब 1 3 की वैल्यू, तो आपके पास A सब 2 3 की वैल्यू क्या है, 1/K1 प्लस 1/K2। इसी तरीके से जब आपके पास A सब 2 3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, जब ये आ गई है तो इसको आप पुट अप करोगे यहाँ पे। जब यहाँ पे पुट अप करोगे तो A सब 3 3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये A सब 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A सब 2 3 की वैल्यू हो तो आपके पास K1 प्लस K2 आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज, प्लस 1/K3। तो A सब 3 की वैल्यू क्या आएगी, A सब 3 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/K सब 1 प्लस 1/K सब 2 प्लस 1/K सब 3, ठीक है। तो अब ये क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स तो हमने सारे कैलकुलेट कर दिए हैं, एलिमेंट्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब उन वैल्यूज को इस फार्मूले में आपने पुट करना है, ठीक है।
इस फॉर्मूले में जब आप पुट अप करेंगे तो आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब आप मास 1 के ऊपर आपने यूनिट फोर्स अप्लाई की थी तो आपके पास जो एलिमेंट आपने कैलकुलेट किए थे वो ये आए थे, ठीक है। और जब आपने मास सेकंड के ऊपर यूनिट फोर्स अप्लाई किए थे आपके पास एलिमेंट ये कैलकुलेट हुए थे। और जब आपने मास थर्ड के ऊपर यूनिट फोर्स अप्लाई की थी तो आपके पास जो एलिमेंट्स आए वो ये आए, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टीफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, एक फर्स्ट हमने डिस्कस किया है स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को, सेकंड हमने डिस्कस किया है फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को, ठीक है। आपने स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट के केस में भी एक प्रॉब्लम लिया है, सिंपल प्रॉब्लम लिया, जिस तरीके से जिससे हमने जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया। फिर हमने एक सेकंड प्रॉब्लम लिया जब हमने डिस्कस किया था फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को, उसके बाद से हमने प्रॉब्लम सेकंड लिया। तो उस सेकंड में हमने क्या एलिमेंट्स कैलकुलेट किए, किया किसके, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट के, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट जो हमारे पास टाइप है इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट की, वो है इनर्शियल इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, ठीक है। हमने उसको डिस्कस करना है, वो बहुत सिंपल है। हमने ये उसकी डेफिनेशन ये की थी कि इनर्शिया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट ऐसे कोएफिशिएंट हैं, इनर्शियल कोएफिशिएंट कि जो एसोसिएट होते हैं मास मैट्रिसेस से, ठीक है। इनर्शिया से जाहिर है कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, या रिलेटेड हैं, मास मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं एम आई जे से, या एम सब आई। और बेसिकली इम्पल्स बेसिकली इसको हम कंप्यूट करते हैं बाय यूजिंग इम्पल्स मूवमेंट रिलेशन। मीन दूसरे लफ्ज़ों में इम्पल्स मूवमेंट रिलेशन क्या है कि एक जब आप नंबर ऑफ इम्पल्सिस, या एक जब आप इम्पल्स अप्लाई करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो उसकी वजह से जो आपके पास जो वेलोसिटीज होती हैं जो दूसरी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जब आप यूनिट इम्पल्स अप्लाई करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और उसकी वजह से जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है दूसरे पॉइंट के ऊपर, उसको आप क्या कहते हैं, इनर्शिया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, ठीक है। और जब आप समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं, किस तरीके से डिफाइन करूंगा, कि नंबर ऑफ फोर्सेस जब पॉइंट्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो वेलोसिटीज प्रोड्यूस होंगी दूसरे पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, उसको समेशन की फॉर्म में आप इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन जब समेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे F इजिकल टू एम मैट्रिक्स और के डॉट एक्स डॉट, मेन वेलोसिटी को, ठीक है, डॉट की फॉर्म में। और जो एम मैट्रिक्स को जब आप ओपन अप करेंगे और उसके एलिमेंट वाइज लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने के मैट्रिक्स लिखी थी और ए मैट्रिक्स लिखी थी। यहाँ पे जस्ट आपने एम को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इनर्शिया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी बुक्स में सॉल्व भी हैं, तो आपने राव की बुक्स या किसी और जो भी बुक्स आप फॉलो अप कर रहे हैं तो उसमें आपने चेकअप करना है कि कौन से प्रॉब्लम है, तो आपने खुद से ये सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 टॉपिक्स इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट से रिलेटेड, ठीक है।